हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे श्री रजनीश ओशो जी के बर्थ चार्ट के बारे में। उनकी कुंडली को डिटेल में एनालाइज करेंगे और कुछ मेजर फैक्टर्स पे हम बात करेंगे जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एस्ट्रोलॉजी को समझने में, सीखने में। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी इतना ऐसा इजी सब्जेक्ट नहीं है कि हमने एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखी और हम एस्ट्रोलॉजर बन गए। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगती है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे इनकी कुंडली के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी कुंडली में 8th हाउस में 5 प्लेनेट है। तो मैक्सिमम टाइम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब एक हाउस में 3 प्लेनेट, 4 प्लेनेट या कभी कभार जैसे ये 5 प्लेनेट है, ऐसे हो तो हम उसको कैसे रीड करें। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को पढ़ने में, समझने में और प्रेडिक्शन करने में। तो देखिए, जब भी एक हाउस में 3 प्लेनेट, 4 या उससे ज़्यादा प्लेनेट होंगे तो उसको समझना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। ठीक है, आसान होता है। कैसे और क्यों, मैं अभी बस 1 मिनट में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक तो यही हम समझेंगे कि एक हाउस में जब 5 प्लेनेट हो, 4 प्लेनेट हो तो उसको कैसे रीड करें। ठीक है। या उसके बाद हम समझेंगे कि गर्लफ्रेंड डाइड इन एज ऑफ 16। तो इनकी मतलब देखिए, इनका जो जन्म है 1940 के आसपास हुआ था। तो उस टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इतना ज़्यादा चाल चलन नहीं था, लेकिन एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ ये शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे गर्लफ्रेंड लिखा। लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 16 साल की उम्र में ही। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इनकी कुंडली में वो दिखता है? बिल्कुल साफ साफ दिखता है। ठीक है। उसके बाद नो मैरिज कॉम्बिनेशन, इनकी कुंडली में नो मैरिज कॉम्बिनेशन था। देखिए, ये शादी करना चाहते थे लेकिन उसी लड़के से, लेकिन उसकी हो गई डेथ। उसके बाद इन्होंने शादी नहीं की या हुई नहीं। ठीक है, सिचुएशन जो भी बनी, कहने का मतलब यह है कि इनकी शादी नहीं हुई। तो लाइफ टाइम नो मैरिज कॉम्बिनेशन का क्या योग इनकी कुंडली में दिखता है? बिल्कुल दिखता है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सीक्रेट ऑफ संभोग से समाधि तक, इन्होंने एक टैगलाइन दी थी जिसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हुए थे। वहां पे जो इन्होंने विचार अपने प्रस्तुत किए थे, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया था। संभोग से समाधि तक, ठीक, एक नई अप्रोच लेके आए थे, एक विचारों का एक नया बवंडर लेके आए थे, एक नई क्रांति लेकर आए थे विचारों की। ठीक है। और उनमें सबसे जो दिलचस्प और सबसे ज़्यादा इनको प्रसिद्ध करने वाला विचार था वो था संभोग से समाधि तक। तो इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे कि इन्होंने ऐसी अप्रोच को क्यों अपनाया संभोग से समाधि तक। आज तक जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हुए हैं या ऋषि मुनि हुए हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो हुआ है जिसने धर्म की बातें की हो या ज्ञान को आगे बढ़ाया हो, तो उनमें से किसी ने भी संभोग से समाधि तक जैसी बात नहीं की थी। ठीक है। मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, दुश्मन मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में संभोग को या धर्म में संभोग को। तो लेकिन इन्होंने उल्टा किया, संभोग से समाधि तक। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इनकी कुंडली में ऐसा कुछ योग था? तो बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल गुरु लीडर तो ये थे ही, मतलब ठीक है, काफ़ी कुछ सिद्ध करके दिखाया इन्होंने, प्रसिद्ध कर खुद प्रसिद्ध, काफ़ी प्रसिद्ध हुए, बाद में फेमस हुए। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी 5 प्लेनेट एक हाउस में हो तो उसको रीड करना आसान कैसे होता है। तो ये देखिए, इनकी कुंडली में 5 प्लेनेट, 5 प्लेनेट एक हाउस में। देखिए, जिस भी हाउस में आपके ज्यादातर प्लेनेट होंगे और स्पेशली अगर मान लीजिए लग्नेश भी वहीं पे है, मान लीजिए आपका लग्नेश जिस भी हाउस में है और उसके साथ 2-3 प्लेनेट और जुड़ जाएं, तो ये मान के चलिए आप लाइफ टाइम उस हाउस से जुड़े रहोगे और आप लाइफ टाइम उस हाउस से जुड़े रहोगे और आपके बाकी के कई हाउस उस हाउस से जुड़ जाएंगे। उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे, चाहे खुश होकर,
चाहे दुखी होकर, चाहे जिम्मेदारी के रूप में, चाहे किस्मत के रूप में, चाहे बैड लक के रूप में, या फिर गुड लक के रूप में, आप उस हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे जुड़े रहोगे। आपकी लाइफ की मैक्सिमम चीजें उस हाउस से जुड़ जाएंगी। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख लेते, जैसे वीनस है, शुक्र, इनका 8th हाउस में है, तो देखिए शुक्र लग्नेश है इनका, तो फर्स्ट हाउस को 8th हाउस से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सस्टेश भी है इनका शुक्र, तो 6th हाउस को 8th हाउस से जोड़ दिया, ठीक है। तो इनका जो शुक्र था फर्स्ट हाउस को और 6th हाउस को 8th हाउस से जोड़ दिया। उसके बाद मून देख लेते हैं, चंद्रमा, तो 3rd हाउस, यानी इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तृतीय 8th हाउस में, तो 3rd हाउस को भी 8th हाउस से जोड़ दिया। उसके बाद जो मरकरी है, मरकरी भी 8th हाउस में है, तो 5th हाउस को, पंचमेश भी 8th हाउस में चला गया। द्वितीय 2nd हाउस का स्वामी भी 8th हाउस में चला गया। इन दो हाउसेज को भी 8th हाउस से जोड़ दिया मरकरी ने। उसके बाद मार्स, मंगल, सप्तमेश 8th हाउस में, और द्वादशेश भी इनका 8th हाउस में, ठीक है। ये सारे हाउस जुड़ गए। उसके बाद शनि भी इनका 8th हाउस में है। अब शनि किसका स्वामी होता है? मकर राशि और कुंभ राशि। तो नवमेश भी 8th हाउस में और दशमेश भी 8th हाउस में। अब एक गौर फरमाइएगा आप, यहाँ पे केवल 11th हाउस बचा है और 4th हाउस बचा है, जो कि 8th हाउस से कनेक्टेड नहीं है। अदरवाइज सारे हाउस 8th हाउस से कनेक्टेड है। स्पेशली लग्नेश 8th हाउस से कनेक्टेड है, और लग्नेश के साथ जब 3-4 प्लेनेट होते हैं तो इंसान जिंदगी भर उस हाउस से जुड़ा रहता है, उस हाउस से रिलेटेड चीजों से जुड़ा रहता है, चाहे खुशी में चाहे गमी में। वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, किसी का लग्नेश मान लीजिए 7th हाउस में है, ठीक है, तो शादी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, शादी उसको खुश देगी, या बिजनेस उसको खुशी देगा। या फिर अगर मेलेफिक है वहां पे साथ में, तो वो परेशान होगा शादी में, लेकिन फिर भी वहां पे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये कहना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए 9 हाउस 8th हाउस से जुड़ गए, और 8th हाउस में तो प्लेनेट है ही है, तो यानी 10 हाउस की एनर्जी एक ही तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। इसीलिए इतने ज्यादा महान बने थे, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस किस चीज का होता है? मिस्टिसिज्म, अकल्ट, साइंस, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी। देखिए जो 4-8-12 होता है ना, 4-8-12, ये मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है, यानी 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 4th हाउस स्टार्टिंग होती है, 8th हाउस मिडिल स्टेज माना जाता है, एंड 12th हाउस फाइनल डेस्टिनेशन माना जाता है हर एक इंसान की, ठीक है। तो जो 12th हाउस की जो स्पिरिचुअलिटी होती है और जो 8th हाउस की स्पिरिचुअलिटी होती है, उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जो 12th हाउस की स्पिरिचुअलिटी होती है वो ज्यादा प्रवचन नहीं देते, ठीक है, वो या फिर देते भी हैं तो जो हमारे वेद शास्त्र वगैरह होते हैं वहां से रिलेटेड ज्यादा चीजें कनेक्टेड होती है, वो नया कुछ उतना नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जो 8th हाउस का स्पिरिचुअल लीडर होगा ना, वो खुद का क्रिएट करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि 8th हाउस हमारा रिसर्च का होता है, ठीक है, साइंटिफिक, इसीलिए ये साइंटिफिक विचार रखते थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा धार्मिक, इनको हम नहीं बोलेंगे, आध्यात्मिक थे, ब्रिलियंट लेवल के इंसान थे, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मूर्ति पूजा के बहुत वो शौकीन नहीं थे, मूर्ति पूजा पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक तरीके से लॉजिकल अप्रोच अपनाई, ठीक है। ये बोलते थे कि इन्होंने 1 लाख किताबें पढ़ी हैं, तो वहां से इन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन ये बोलते थे कि जो मेरे काम का था वो मैंने रख लिया, और वहां पे इन्होंने फिर रिसर्च की, बहुत ज्यादा डीप तक ये पढ़े हुए थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है, डिग्री वाइज नहीं वैसे। तो किस लिए? क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का बहुत बारीकी से इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस हाउस में आपके सबसे ज्यादा प्लेनेट है और लग्नेश है अगर उनके साथ, तो उस हाउस से आप जुड़े रहोगे, आपका प्रोफेशन भी वही हाउस बनेगा। अगर 3-4 प्लेनेट हैं वहां पे और लग्नेश भी वहीं पे है, तो डेफिनेटली आपका प्रोफेशन वहीं पे जाएगा, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में जाएगा, या फिर आप खुश बहुत रहोगे वहां पे, ठीक है। इसीलिए ये इस टाइप से मिस्टिज्म, काफी साल तक ये गुमनाम रहे थे, ठीक है, अकेले रहे थे, तो वही चीजें हैं।
तो उसके बाद चलिए हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड डाइड इन एज ऑफ 16, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 5th हाउस में एक तो केतु आ गया। जब भी किसी के भी 5th हाउस में केतु होगा तो ये लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सरफेस लेवल पे। ठीक है, हर तरीके से हम इसको देखेंगे, ये सरफेस लेवल पे है। लेकिन काल पुरुष कुंडली को ब्लेंड करना मत भूलना। अब जब हम काल पुरुष कुंडली को ब्लेंड करेंगे तो केतु हो गया 6th हाउस में। ठीक है, इनकी लगन कुंडली में केतु हो गया 5th हाउस में। अब देखेंगे पंचमेश कहां पे गया है। अब पंचमेश गया है 8th हाउस में। पंचमेश गया है 8th हाउस में, मरकरी बुध, क्योंकि 6th राशि है ना, कन्या राशि है, वर्गो साइन है, तो वर्गो साइन का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। अब वो चला गया 8th हाउस में, पंचमेश 8th हाउस में, यानी डेथ का साइन है। 8th हाउस डेथ का भी साइन है, एंड का साइन है। और यहाँ पे ये जो बुध है अकेला बुध नहीं है, यहाँ पे आप देखिए ये केतु की एनर्जी लेकर जा रहा है। केतु की एनर्जी लेकर जाने का क्या मतलब है कि ये होती है एक डिस्पोजिटर थ्योरी होती है एस्ट्रोलॉजी में, कि जैसे केतु यहाँ पे बैठा कन्या राशि में, बुध जहां पर भी जाएगा केतु की एनर्जी लेकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मिथुन राशि है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सूर्य बैठा होता, सन बैठा होता इनका, तो बुध के पास सूर्य की भी एनर्जी होती, केतु की भी एनर्जी है। ठीक है, इसको हम डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहु यहाँ पे बैठा मीन राशि में, ठीक है, और जुपिटर यहाँ पे बैठा है कर्क राशि में। तो जुपिटर जहां पर भी जाएगा राहु की एनर्जी लेकर जाएगा। अब ये जुपिटर नॉर्मल जुपिटर नहीं रहा, इसमें राहु का एलिमेंट ऐड हो गया। इसी तरीके से ये जो बुध है ना 8th हाउस में, ये अकेला बुध नहीं है, इसमें केतु का एलिमेंट है। और उसके बाद यहाँ पे साथ में शनि भी है। जब भी डेथ किसी की हमें प्रेडिक्ट करनी है तो वहां पे शनि, केतु और राहु, ये 3 प्लैनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से शनि और केतु तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केतु एंड करता है और शनि कर्म है। तो यहाँ पे इसका पंचमेश एक तो अष्टम भाव में चला गया, केतु की एनर्जी लेकर आया है, वहां पे शनि भी बैठा है और मंगल भी बैठा है। ठीक है, इस वजह से इनको जो इनकी लव लाइफ हम बोल सकते हैं, या फिर जो इनकी गर्लफ्रेंड है, उनको डेथ का सामना करना पड़ा। ठीक है, समझ पा रहे हो? उसके बाद वहां पे मून भी है, चंद्रमा भी है, फ्लक्चुएशन है। ठीक है, वो भी 8th हाउस में। इस वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी लव लाइफ में। इसीलिए इनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी डेथ 16 इयर्स की एज में हो गई थी। नो मैरिज कॉम्बिनेशन, देखिए मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, चैनल पर डाल रखी हैं नो मैरिज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक, और उनमें मैंने आपको बताया है कि नो मैरिज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शनि और केतु। जब तक शनि और केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा नो मैरिज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अकेला शनि है तो लेट शादी होगी, अकेला केतु है तो शादी के बाद वियोग हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या फिर हस्बैंड की जॉब बहुत दूर हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन नो मैरिज कॉम्बिनेशन में शनि और केतु दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, और हाँ एक बात और, पिछले पॉइंट पे मैं एक बार फिर से आऊँगा, केतु 5th हाउस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक है ही है। वो कब किसी की लाइफ में किसी तरीके से मैनिफेस्ट होगा, किसी की लाइफ में किसी तरीके से। हाँ, लेकिन ये है कि सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद हमें पंचमेश की सिचुएशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी जाकर हम कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नो मैरिज कॉम्बिनेशन देखिए इनका। तो नो मैरिज कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 7th हाउस, सप्तमेश और शुक्र। ठीक, अब ये देखें इनका सप्तमेश मंगल है, वृश्चिक राशि है, मंगल उसका स्वामी है। सप्तमेश चला गया 8th हाउस में, प्रॉब्लमेटिक है। हर एक किसी का प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, इनका प्रॉब्लमेटिक क्यों बना? क्योंकि साथ में यहाँ पे शनि भी है, साथ पे यहाँ पे मरकरी भी है, और साथ में यहाँ पे मून भी है। और ये जो मरकरी है ये अकेला मरकरी नहीं है, ये केतु की एनर्जी लेकर बैठा है। ठीक है ना, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। और 7th हाउस में खुद स्कॉर्पियो साइन है। ठीक है, और स्कॉर्पियो साइन में सूर्य है जो कि डेबिलिशन से निकला ही निकला, शनि सूर्य भी कमजोर अवस्था में है, और 7th हाउस में सूर्य होता है तो कहा सुनी तो होती ही होती है। ठीक है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा देखने को मिल जाता है,
लेकिन खैर उस बात पे हम नहीं जाते हैं। सप्तमेश अष्टम भाव में पहली चीज प्रॉब्लमेटिक। दूसरी, मरकरी वहां पे केतु की एनर्जी लेकर बैठा है। तीसरी, वहां पे शनि भी है। तो शनि और केतु, मैंने आपको बताया जब तक शनि और केतु दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नो मैरिज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे शनि केतु दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, मरकरी और मून का भी इन्वॉल्वमेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि मरकरी एंड मून आर द बिगेस्ट विलन इन मैरिज। लोग राहु को मानते हैं, राहु विलन नहीं है शादी में, एटलीस्ट राहु ऑब्सेशन देता है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी शादी नहीं हुई। चंद्र कुंडली से भी देख लीजिए, चंद्र कुंडली को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। जब हम इस लेवल की प्रेडिक्शन करते हैं ना, नो मैरिज कॉम्बिनेशन टाइप की, तो चंद्र कुंडली को देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चंद्र कुंडली का मतलब है चंद्रमा को फर्स्ट हाउस बनाइए, जहां पर भी चंद्रमा है उसको फर्स्ट हाउस बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तो इनके 7th हाउस में मिथुन राशि पड़ती है, जेमिनाई साइन पड़ता है, और उसका स्वामी कौन है? बुध। और बुध के पास है केतु की एनर्जी, और कहां पे बैठा है? शनि के साथ बैठा है, ठीक है। इसलिए चंद्र कुंडली से और ज्यादा मोहर लग जाती है उस चीज पे कि शादी में रुकावट है, बाधा है, शादी नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ये हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे कि ये इतने ज्यादा ब्रिलियंट टाइप के स्पीकर कैसे थे, इतना ज्ञान कैसे था। ये बोलते थे कि मैंने 1 लाख के आसपास किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, और इनकी बातों से लगता भी था कि इन्होंने पढ़ी होंगी। तो जो सीक्रेट था इनका संभोग से समाधि तक, वो कहाँ से आया? स्पिरिचुअल गुरु, लीडर, एनलाइटेंड थे या नहीं थे? इतना ज्ञान इनके पास कैसे था? और सबसे मेन बात ये जो संभोग से समाधि तक इन्होंने बोला वो कहाँ से आया? तो देखिए जो हमारा 3rd, 7th और 11th हाउस होता है ना, 3rd, 7th एंड 11th, ये बोला जाता है काम त्रिकोण, ठीक है। और जब भी आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है तो 3 कुंडलियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली मतलब क्या? मेष राशि को फर्स्ट हाउस बनाइए, उस हिसाब से देखिए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। जब इन तीनों कुंडलियों की एनर्जी को हम देखेंगे तब जाकर समझ आएगा कि कुंडली में आखिरकार क्या योग है। तो इनका देखिए, लगन कुंडली से देखिए, लग्नेश 8th हाउस में, द्वितीयेश 8th हाउस में, तृतीयेश 8th हाउस में, पंचमेश 8th हाउस में, षष्ठेश 8th हाउस में, सप्तमेश 8th हाउस में, ठीक है, नवमेश 8th हाउस में, दशमेश 8th हाउस में, द्वादशेश 8th हाउस में। तो लगभग 10 घरों की एनर्जी 8th हाउस से कनेक्टेड है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जहां पर सबसे ज्यादा प्लेनेट होंगे और लग्नेश भी अगर वहीं पे है तो इंसान उस हाउस से रिलेटेड जुड़ा रहेगा। तो 8th हाउस इन्हीं सब का होता है, अकल्ट, साइंस, रिसर्च, ज्योतिष, आयुर्वेद, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग 4th हाउस से होती है, 4, 8, 12, ठीक है। तो 8th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान, क्योंकि 8th हाउस में वैसे भी केतु की एनर्जी होती है, केतु का एलिमेंट होता है, ठीक है। कुजावत केतु बोलते हैं स्कॉर्पियो साइन को, 8th हाउस को कुजावत केतु, ठीक है। केतु की एनर्जी होती है 8th हाउस में। तो इसी वजह से ये इतने ब्रिलियंट लेवल के स्पीकर थे, क्योंकि इनका देखिए द्वितीय और 3rd हाउस, देखिए 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन का, वहां पे जुपिटर है, एक्सोल्टेड है, जुपिटर वहां पे एक्सोल्टेड है, और उसके पास राहु की एनर्जी है। इसीलिए ऑनलाइन फेमस होने का योग, जब तक राहु का साथ नहीं मिलेगा आप ऑनलाइन फेमस नहीं बनोगे, इसीलिए ऑनलाइन फेमस थे ये, ठीक है ना। 11th हाउस में राहु ब्रिलियंट होता है ऑनलाइन सक्सेस के लिए, ठीक है। और ये डिस्पोजिटर थ्योरी से अगर हम देखें तो ये जुपिटर नहीं है, राहु का एलिमेंट इसके पास है। तो देखिए जुपिटर एक्सोल्टेड है 3rd हाउस में, और जो 3rd हाउस है वो काम त्रिकोण की स्टार्टिंग है, काम त्रिकोण की
स्टार्टिंग है। जब भी हम ये देखते हैं ना कि कोई इंसान सेक्सुअली कितना एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसमें थर्ड हाउस और जेमिनाई साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे इनके थर्ड हाउस में जुपिटर एक्सोल्टेड है, इसलिए इन्होंने अपने ज्ञान में संभोग को ऐड किया, क्योंकि थर्ड हाउस काम त्रिकोण की स्टार्टिंग है, 11th हाउस काम त्रिकोण का फाइनल है, ठीक है, और 7th हाउस मीटिंग प्लेस है जहां पे संभोग होता है। तो सप्तमेश भी 8th हाउस में है इनका, ठीक है। एकादश भाव का जो स्वामी है खुद जुपिटर एक्सोल्टेड है, ठीक है। और सेकंड लॉर्ड जो कि हमारा स्पीकिंग का होता है वो 8th हाउस में, इसीलिए इतने ब्रिलियंट लेवल के स्पीकर थे। 5th हाउस में केतु है, वो भी मरकरी के साइन में, ठीक है। तो इसीलिए ये इतने ज्यादा डीप लर्नर थे, इसीलिए इतनी ज्यादा किताबें इन्होंने इसीलिए पढ़ी है, क्योंकि केतु और मरकरी जब भी होगा तो इंसान बहुत डीप तक जाने वाला होगा, ठीक है। तो आप इनकी पूरे चार्ट की एनर्जी देखिए, चंद्रमा से देखिए, चंद्र कुंडली बनाइए। जब हम चंद्रमा से देखेंगे तो 8th हाउस में जुपिटर है एक्सोल्टेड, क्यों नहीं होंगे इतने ज्ञानी? जुपिटर 8th हाउस में, वो भी एक्सोल्टेड, चाहे चंद्र कुंडली से चाहे लगन कुंडली से, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनाता है ऐसे इंसान को। और इनका तो देखिए चंद्र कुंडली से भी 8th हाउस इतना स्ट्रॉन्ग है और लगन कुंडली से भी 8th हाउस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अगर काल पुरुष कुंडली में देखें तो काल पुरुष कुंडली के 8th हाउस में सूर्य बैठा है, प्रसिद्धि दिलाएगा। सूर्य जिसका भी स्कॉर्पियो साइन में होता है, तो ऐसे इंसान को जो रिसर्च की लाइन है, साइंस की लाइन है, ऑकल्ट की लाइन है, ज्योतिष है, ठीक है, आयुर्वेद है, इस टाइप की जो भी चीजें हैं, 8th हाउस से रिलेटेड चीजें, वहां पे प्रसिद्धि मिलेगी इंसान को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि इनकी कुंडली में ऐसे योग थे या नहीं, ठीक है। और आपको ये भी समझ आया होगा कि संभोग से समाधि तक इन्होंने क्यों बोला था, ठीक है। अगर आप खुद सीखना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी एडवांस लेवल तक, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चला हुआ है। और अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो भी इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।